गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक कहानी यह भी। इसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इस पाठ का उन्मुखीकरण। इसमें लेखिका ने कहा है कि नारी में अनेक गुणों का समन्वय होता है और उसमें प्राकृतिक अनुराग भी है और नारी में सौंदर्यानुभूति भी है और वह संवेदनशील भी होती है। साथ ही नारी साहस भी होती है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इस पाठ का उद्देश्य छात्रों को लेखन की विविध शैलियों से परिचित कराते हुए आत्मकथा लेखन विधा का ज्ञान कराना। आत्मकथा अर्थ है ऑटोबायोग्राफी। उसकी भाषा शैली से अवगत कराना और उन्हें आत्मकथा लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ का विधा विशेष। आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी अपने बारे में ही लिखना। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों को दोनों को भी अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्त करना मतलब प्रेजेंट करना और अपने चिंतन, संकल्प, विचार एवं अभिप्राय को व्यक्त करते हुए जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने वैयक्तिक जीवन के ही खट्टे मीठे अनुभवों को क्रमानुसार स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। इस तरह बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है, लेकिन लेखिका ने इसमें अपने संघर्षमय जीवन की घटनाओं को चुनौतियों के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है। लेखिका का परिचय। लेखिका मन्नू भंडारी है। इनका जन्म 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ है। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली एक फ्लाइट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस पाठ का विषय प्रवेश। शीला अग्रवाल जो होती है उनकी प्राध्यापिका होती है। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था कि बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच मतलब बंद कमरे में रहने वाली बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने यहाँ से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल के भाषण से मन्नू भंडारी ने प्रेरणा पाकर प्रेरणा करते हैं मोटिवेट होकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे एक महान लेखिका के रूप में उभर कर आई है। आइए उस महान लेखिका के बारे में हम जानेंगे। जन्मी तो मध्य प्रदेश में थी। कौन? मन्नू भंडारी जी। और भानपुरा गांव में थी। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला, मेरी मतलब लेखिका के यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान, 2 मंजिला मतलब 2 फ्लोर, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, मतलब पिताजी का कमरा था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। उनका कमरा कैसा था? बिखरी हुई थी, मतलब जहाँ वहाँ सारे वस्तु इधर उधर पड़े हुए रहते थे। नीचे हम सब भाई बहन साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ, बेपढ़ी मतलब अनएजुकेटेड, मतलब उनको व्यक्तित्व विहीन मतलब अपना सेल्फ रेस्पेक्ट ना हो, ऐसी स्त्री कौन थी? मन्नू भंडारी की माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं
और पिताजी का आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। तत्पर मतलब रेडी रहना। अजमेर से पहले पिताजी के इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। मतलब नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान उनका पिताजी का वहाँ पर अजमेर में था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख कर पढ़ाया है। मतलब उनका फीस भरना, कॉलेज का फीस भरना, उनको भोजन भी देना, इस तरह की सेवा करते थे, समाज सुधार के कार्य करते थे, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंच गए। एक ही शब्द बार बार आवृत्ति हो, उन शब्दों को पुनरुक्ति शब्द कहते हैं, जैसे कि ऊंचे ऊंचे, उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। ये उनकी खुशहाल के दिनों थे। खुशहाल मतलब हैप्पी डेज। और उन दिनों उनकी दरियादिली मतलब बड़ा दिल करना, सभी को सहायता करना, पैसों का या हो, भोजन का हो, किसी भी चीज़ का सहायता करना। चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील मतलब वेरी सेंसिटिव व्यक्ति थे, और दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी भी थे, गर्विष्ठ। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तो नहीं। तब तो इन गुणों के भग्नावेशों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण, मतलब जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने के कारण इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्होंने यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, पर अर्थ नहीं। अर्थ का अर्थ है यहाँ पर धन। अर्थ का मीनिंग भी आ सकता है और धन भी हो सकता है। धन यहाँ पर इस वाक्य के आधार पर यह अर्थ का शब्द अर्थ है धन। शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति, सिकुड़ती मतलब कम होते जाना, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी थी के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम इन्हें उस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें थे, अधूरी महत्वाकांक्षाएं थे। महत्वाकांक्षाएं मतलब उनकी इच्छाएं हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कंपाती, थरथराती रहती थी, क्योंकि हमेशा वह अपने माँ को डांटते रहते थे। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया, क्योंकि तब हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे धोखे खाए हुए थे। पर यह गाता मतलब पिताजी के बारे में इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने का अर्थ के आधार पर शब्द है युग्म शब्द में गुंथी हुई है, या कि अनजाने अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। मरियल मतलब बहुत ही दुबले पतले होना, नाजुक से होना। गोरा रंग पिताजी की कमज़ोरी थी, मतलब गोरे रंग वालों को बहुत चाहते थे। बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी, खूब गोरी
स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात तुलना करते थे और उसकी तारीफ करते थे। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ करना। क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उभर नहीं मतलब उसमें से उस बातों से वह निकल नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना जाती थी, भन्ना पुनरुक्ति शब्द, आज एकाएक सडनली अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलकी दिखाई देती है। शक्की मतलब हर बात पर टोकना या हर बात पर शक करना। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा से उपजा शक। होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो ना जाने कितने में मुझमें कहीं कुठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में या तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है, क्योंकि बचपन से ही अभी तक उनके पिताजी बस उनसे नफरत ही करते थे, क्योंकि वह काली थी और दुबली पतली सी थी। यही कारण उनमें यह हीन भावना पैदा हुआ। समय का प्रभाव भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। विपरीत मतलब अपोजिट। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति, पेशेंस रखना ही शायद उनमें है। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े समझ भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं और केवल दिया ही है। हम भाई बहन का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा है। माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा हुआ जो उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। पैतृक पुराण का अर्थ है जो पिताजी के बारे में वर्णन करना। 5 भाई और बहन थे। मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे बड़ी बहन जो है, शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेलते थे। सतोलियाँ, लंगड़ी, टांग पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों की ब्याह भी रचाया करते थे। पास पड़ोस की सहेलियों से खेला करते थे और यूँ खेलने के हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और पतंग भी उड़ाते थे और कांच पीस कर मांझा भी सूतते थे। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहा था और हमारी सीमा थी घर के भीतर। हाँ, इतना ज़रूर था कि उस ज़माने में घर की दीवारों घर
घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर का अर्थ है दूसरों के संस्कृति और सभ्यता को अपनाना, विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित और असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहाँ मैंने अपने किशोरावस्था मतलब बचपन गुजारा है और उस युवावस्था का आरंभ भी किया है उसी मोहल्ले में। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। इतने वर्षों में के अंतराल ने भी उनकी भाव भंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते थे और चले गए। उसी समय के दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतना वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य का। उस समय एक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उम्र में 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक मतलब 10वीं कक्षा। सन 1984 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की थी और उसकी शादी होते ही वह कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट करना, कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई का अर्थ है किचन। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना का अर्थ है हमेशा वहाँ पर दुखों से झेलना या कष्टों से झेलना। उनके हिसाब से वहाँ रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, मतलब मीटिंग्स होते थे और जमकर बहसें होती थी, डिस्कशंस होते थे। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते थे। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं और सन 1942 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से ज़रूर मन आक्रांत रहता था। 10वीं कक्षा तक आलम यह था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसों सुनती थी और बिना चुनाव के ही मैं बिना लेखन के ही अहमियत से परिचित हुई किताबों पढ़ती थी। लेकिन सन 1945 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचित हुआ मेरा, और सावित्री गर्ल्स हॉस्टल में हाई स्कूल में मैं भर्ती हो गई, जहां मैंने
ककहरा सीख 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और वे इसी साल नियुक्त हुई थी। ककहरा मतलब का से ज्ञातक आई। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया। मात्र पढ़ने को चुनाव करके पढ़ने में बदला। खुद चुन चुन कर किताबें दी पड़ी हुई थी और किताबों पर बहसों की। 2 साल बीतने ना बीतने साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद से बढ़कर जैनेन्द्र, अग्नेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा तक फैल गई। मतलब यह उस कॉलेज में इन सारे कवियों के कविताएं पढ़ती रहती थी। उस समय जैनेन्द्र जी के छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत आकृष्ट किया था। सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था। अग्नेय जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा ज़रूर। उस समय वह मेरी समझ के सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। कुछ सालों बाद नदी के द्वीप पढ़ा। मतलब ये सारे रचनाएं हैं। उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। इस बार कुछ समझ के साथ यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, ये सारे विलोमार्थक युग्म शब्द है। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत, ये सारे विलोमार्थक युग्म शब्द है कि बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहसें करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना मैंने समझा। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था कि बल्कि घर की 4 दीवारों के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का भी सिलसिला पिताजी से मैंने शुरू किया था। उन्होंने वहाँ से खींचकर मुझे उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया और 1946 से लेकर 47 के दिन वे स्थितियाँ उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव नहीं था, क्योंकि आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, प्रभात फेरियाँ चल रहे थे, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ आज़ादी के लड़ाइयाँ चल रही थीं। अंग्रेज़ों से जब हम सारे लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। मैं भी युवा थी। युवा मतलब यंग। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। स्थिति हुई और कि भवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यही तक थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी और मैंने उनकी अनुपस्थिति में मैं घर आए लोगों के बीच उठूं बैठूं, जानूं समझूं, हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाती और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। मतलब शहर के सड़कों पर नारे लगाती और अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे विषय निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना है। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी भी टक्कर लेने को सोचती थी और मैं नारे लगाने के लिए चल पड़ती थी। इसी सिलसिले में तब शुरू हुआ था और राजेंद्र से शादी की और तब तक वह चलता ही रहा। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्स पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो और सम्मान हो और प्रतिष्ठा भी हो
और वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने मेरे नाम पत्र भेजा और उस पत्र में यह लिखा कि मेरे गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी का आग बबूला मतलब क्रोधित हो जाना। यह लड़की मुझे कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। इस तरह उनके पिताजी सोच रहे थे। गुस्से से भन्नाते हुए वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। माँ को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुला लेना। गुबार निकल जाए मतलब पिताजी का जब क्रोध ठंडा पड़ जाए तब मुझे बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल, तो विश्वास नहीं हुआ। नहीं गई तो सही, लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। इस तरह पिताजी कहते हैं कि प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारे कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के सारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहा तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने में घबरा रहे थे और कहा, बड़े गर्व से कहकर आया हूँ मैं वहाँ पर। यह तो सारे पूरे देश की पुकार है। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में, गदगद मतलब खुशी के स्वर में पिताजी यह सब कुछ सुनाते रहे और मैं अवाक हो गई। मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना ही अपने कानों पर। यह हकीकत है। हकीकत मतलब सच है। एक घटना और था जो आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले के यहाँ कॉलेज और स्कूल, दुकान और हड़तालें बहुत सारे हो रही थी। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों को एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार के चौराहा पर आया था और वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। फिर भाषणबाजी हुई और इस बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी मतलब अंधविश्वासों पर यकीन रखने वाले, मतलब पुराने ख्यालों के, पुराने विचारों में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं दकियानुसी। निहायत दकियानुसी मित्र थे और वह आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी मतलब उन मन्नू भंडारी के बारे में बोलना। और उस मन्नू की तो मत मारी गई है। पर भंडारी जी, आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती है और हुड़दंग मचाती है और हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा नहीं देता है। कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको? इस तरह वह व्यक्ति कह रहा था। परंतु वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन भभकते रहे, मतलब क्रोधित होते हुए। उन्होंने बस अब यही रह गया है कि लोग घर पर आए और थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, उन्होंने अपने माता से कहा। इस सब से देखकर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू,
मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी के बधाई देने चले आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। और वे धुआंधार तारीफ करने लगे, बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर वह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधर बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या कह संभव है? क्या पिताजी की इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दिनों दोनों का तो रास्ता ही टकरावट का था। 1947 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया कि लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने का आरोप लगाया और इस बात को लेकर हुड़दंगना मचे। इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं को प्रवेश निषिद्ध कर दिया, मतलब उनका प्रवेश रोक दिया गया। हुड़दंग तो बाहर कहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में फिर उन्हें दाखिला देना पड़ा और उनको कॉलेज खोलना पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त को 1947 में हमारे देश को प्राप्त हुआ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।